स्वागतम बच्चों। मैं उमाशंकर तिवारी, तुम्हारा कक्षा अध्यापक एवं हिंदी शिक्षक। आज हम लोग पाठ्य पुस्तक की कविता नीड़ का निर्माण फिर जिसके रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उसका देखेंगे, उसकी समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। उस क्रम में हम लोग 6 बिंदुओं पर विचार करेंगे। प्रथम, रचनाकार का परिचय। दूसरा, कविता का परिचय। तीसरा, कविता का मूल प्रतिपाद्य। चौथा, कविता का सारांश। पांचवा, कविता का उद्देश्य। और छठवां एवं अंतिम बिंदु, कविता का संदेश। ऐसे तो कविता का संदेश कविता के प्रतिपाद्य में करीब करीब हो चुका है, फिर भी आप लोग की सुविधा के लिए उसको छोटे में एकदम अलग से थोड़ा देखेंगे। इसके बाद एक बात और ध्यान रखिएगा कि स्क्रीन पर कवि का परिचय स्मृति संकेत के रूप में पाठ का शब्दार्थ का बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, जिसे कापी में आप उतार लेंगे और तैयार करेंगे एवं पाठ को ध्यान से 3-4 बार शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। तब वीडियो को 2 से 3 बार ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, ताकि कविता परीक्षा की दृष्टि से तैयार हो जाए। तो हम लोग अब रचनाकार का परिचय देखेंगे। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी के प्रयाग के नजदीक प्रतापगढ़ जिला के एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है। बाद में वे इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में हुई, जो उस समय कानून की डिग्री के लिए पहला कदम माना जाता था। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक के एक व्याख्यान से प्रभावित होकर उन्होंने उर्दू के स्थान पर हिंदी को अपनाया। सन 1925 में कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1927 ईस्वी में स्थानीय गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से इंटर की परीक्षा पास की। सन 1929 में बीए करने के उपरांत सन 1938 में प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। सन 1939 में काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने बीटी का प्रमाण पत्र मिला। सन 1927 में इनका पहला विवाह श्यामा देवी के साथ हुआ। सन 1936 में यक्ष्मा से पीड़ित होकर उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई। सन 1941 में हरिवंश राय बच्चन ने एक पंजाबी महिला तेजी सूरी से विवाह किया, जो रंगमंच तथा गायन से जुड़ी हुई थी। इसी समय उन्होंने नीड़ का निर्माण जैसी कविताओं की रचना की। हरिवंश राय बच्चन के जीवन में वे बहुत बड़ी प्रेरणा रही। तेजी बच्चन से 2 पुत्र अमिताभ और अजिताभ पैदा हुए। अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। तेजी बच्चन ने हरिवंश राय बच्चन द्वारा शेक्सपियर के अनुदित कई नाटकों में अभिनय भी किया। सन 1930 से लेकर सन 1939 तक 10 वर्ष उनके जीवन के घोर संघर्ष और चिंता के वर्ष रहे। इसी बीच मुट्ठीगंज में रहकर इन्होंने ट्यूशन किए। दैनिक पायनियर के संवाददाता के रूप में संयुक्त प्रांत की जिला कचहरियों के चक्कर काटे। अग्रवाल विद्यालय में बहुत कम वेतन पर अध्यापन का काम किया और चांद, अभ्युदय तथा मदारी पत्रों के संपादकीय विभाग से संबद्ध रहे। सन 1942 में उन्हें प्रयाग विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में ले लिए गए। सन 1952 में वे इंग्लैंड गए और 2 वर्ष बाद विलियम बटलर येट्स के काव्य पर शोध कर पीएचडी प्राप्त कर स्वदेश लौटे। सितंबर 1955 ईस्वी में आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र पर हिंदी प्रोड्यूसर के रूप में नियुक्ति हुई। 3 महीने बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में विशेष अधिकारी हो गए। सन 1959 में एक शिष्टमंडल के साथ
बेल्जियम की यात्रा पर गए, अनंतर राज्यसभा के मनोनीत सदस्य बने। काव्य के क्षेत्र में मधुशाला के प्रकाशन के उपरांत जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई वह कम ही कवियों के भाग्य में रचा होता है। इनका निधन 18 जनवरी 2003 ईस्वी को मुंबई में हुआ। सन 1963 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी कृति दो चट्टानों को 1968 में हिंदी कविता का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बिरला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान प्रदान किया। हरिवंश राय बच्चन के रचित काव्य ग्रंथों में मधुशाला 1935 में, मधुबाला और मधुकलश के आधार पर उन्हें हालावाद का कवि माना गया। अन्य काव्य ग्रंथों में निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिणी, हलाहल, बंगाल का काल, सूत की माला, खादी के फूल, मिलल यामिनी, प्रणय पत्रिका, धार के इधर उधर, आरती के और अंगारे, बुद्ध और नाचघर, त्रिभंगिमा, चार खंभे, 64 खूंटे आदि। खयाम की मधुशाला हरिवंश राय बच्चन द्वारा अनुवादित काव्य है। अन्य अनुवादों में जनगीता, मैकबेथ तथा अथेलो का नाम लिया जा सकता है। अब हम लोग बहुत ही संक्षेप में कविता का परिचय देखेंगे। कवि शिरोमणि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता नीड़ का निर्माण फिर उनके सतरंगिनी का काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता की रचना कवि ने अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात की थी। कवि का हृदय पत्नी विछोह में शोकाकुल था। दुख से पीड़ित उनका हृदय जीवन के प्रति उदासीन हो गया था। फिर एक दिन उनकी अंतरात्मा से आवाज आई कि किसी एक के अभाव में जीवन नहीं रुकता, वह चलता ही रहता है। अगर विनाश या अभाव के भय से व्यक्ति हताश होकर बैठ जाए तो फिर सृजन का काम ही ठप्प हो जाएगा। दुख एवं विषाद की सघन घटा के बीच भी प्रकाश की पतली किरण दिखाई देती है और इसी विचार ने कवि को प्रस्तुत रचना के सृजन की प्रेरणा दी। क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग कविता के मूल प्रतिपाद्य पर ध्यान देंगे। नीड़ का निर्माण फिर कविता के रचनाकार हालावाद के जनक महाकवि हरिवंश राय बच्चन हैं। इनकी कविताओं में आशा, उत्साह और आस्था का प्रयोग सफलता के साथ हुआ है। कविता नीड़ का निर्माण फिर में महाकवि ने विध्वंस और पुनर्निर्माण के शाश्वत नियम का वर्णन किया है। कवि का मानना है कि जो चीज बनती है वह नष्ट होती है, लेकिन नष्ट होने के बाद नया बनने का क्रम चलता है, रुकता नहीं है। विध्वंस को भूलकर मनुष्य को फिर से नवनिर्माण करने की इच्छा लेकर काम करना चाहिए। निर्माण करने की चाह रखने पर कोई भी उसे बाधित नहीं कर सकता है। मनुष्य की इच्छा शक्ति, उसकी हिम्मत के आगे बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी खत्म हो जाती हैं। विध्वंस के बाद निर्माण की चाहत रखना कविता का केंद्रीय भाव है। महाकवि बच्चन ने मनुष्य मात्र को चिड़िया, घोंसला और उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से शिक्षा दिया है। वे कहते हैं कि भीषण आंधी के आगमन से संपूर्ण संसार धूल और गर्दा से भर जाता है। दिन में ही मानो रात का आगमन हो जाता है। धूल से भरे बादलों की गर्जना से जीवधारी तक सहम उठते हैं। ऐसे में चिड़िया का पुराना घोंसला भी टूट जाता है। इस भयंकर आंधी के उत्पात से बड़े बड़े वृक्ष अपनी जड़ से उखड़ गए। भूधर भी मानो कांप उठा। कंकड़ और पत्थरों से विनिर्मित मकान महल तक डगमगा गए। आंधी की भयावहता जितना दिन में उतनी ही वह रात में भी बनी रही। सभी के मन मस्तिष्क में भयंकर रात के सवेरा न होने का डर समा गया। इसी प्रकार
समय का चक्र बदला। प्राची से सूर्य की लालिमा सभी जीवधारियों के मुखमंडल पर आए डर को दूर कर आशा का निरूपण किया। चिड़िया जैसी छोटी सी प्राणी हवा के तेज झोंके में भी अपनी चोंच में तिनका पकड़े आसमान में उड़ी जा रही है। उसे अपने घोंसले के टूटने का दर्द तो अवश्य है, परंतु आशा निर्माण के पथ पर अग्रसर होने की भी है। इस प्रकार कवि ने चिड़िया के माध्यम से मनुष्य मात्र को सीख दिया है कि विपत्ति या कुसमय में अपने साहस को त्यागना नहीं चाहिए, घबराकर बैठ नहीं जाना चाहिए। जैसे ही अनुकूल समय मिले पुनः निर्माण के पथ पर मिसाल बनकर अग्रसर होना चाहिए। अभी हम लोगों ने कविता के मूल प्रतिपाद्य को देखा। अब हम लोग सारांश की तरफ बढ़ेंगे, कविता के सारांश को देखेंगे। हालावाद के जनक महाकवि हरिवंश राय बच्चन ने छायावाद युग की शीर्षस्थ विकसित स्थिति में हिंदी कविता को एक नई दिशा प्रदान की। इनको व्यक्तिवादी गीति काव्य का प्रतिनिधि कवि भी माना जाता है। लौकिक प्रेम इनकी केंद्रीय वृत्ति है। प्रेम के संयोग, वियोगजन्य उल्लास, पीड़ा, उदासी, टूटन, असंतोष आदि का सघन स्वर इनकी कविताओं में मुखर हुआ है। परिस्थिति, अनुभव और संस्कार के अनुसार कवियों के स्वरों में भिन्नता अवश्य है, परंतु मूल वृत्ति में अंतर नहीं होता है। हरिवंश राय बच्चन का प्रेम किसी मौलिक लौकिक सौंदर्य आलंबन पर ठहरा होने के कारण अधिक मूर्त रूप धारण करता है। उनका हर्ष विषाद न तो आदर्श का छल ओढ़ता है और न धरती आकाश के बीच झुकता है। वह शुद्ध धरती पर यात्रा करता है, रात्रि के परिवेश के बीच और अपने अपने रूप में बहुत ही उधड़ा हुआ होता है। नीड़ का निर्माण फिर कविता सतरंगिनी काव्य संग्रह से उद्धृत है। सतरंगिनी काव्य संग्रह को प्रणय काव्य के अंतर्गत रखा गया है। कवि अपने निराशा, कुंठा और अवसाद से उबरकर नूतन राह पर चल निकला है। नीड़ का निर्माण फिर कविता को प्रणय गीति काव्य के अंतर्गत रखा जा सकता है। कविता में कवि ने सृष्टि के निर्माण प्रक्रिया का वर्णन किया है। उनके अनुसार सृष्टि का यह नियम है कि वह अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए नवनिर्माण हेतु बार बार आह्वान करती है। भले ही हमें आंधी और तूफान से भरी रात्रि को देखकर पुनः सवेरा होने पर संदेह हो, किंतु पूर्व से सूर्योदय होकर भीषण उत्पात से डरे प्रकृति के कण कण में एक नूतन आशा एवं नए जीवन का संचार होता है। कविवर हरिवंश राय बच्चन ने परिस्थितियों की विकरालता का चित्रण आंधी के आगमन से किया है। यह मानो बड़े बड़े पहाड़, आंधी और वृक्षों को जड़ समेत फेंक देगी। ऐसे में तिनकों से बने घोंसले की क्या दशा बदतर हो जाती है। ऐसी विपत्ति में ईंट और पत्थरों से बने महल भी डगमगा उठते हैं। व्यक्ति पूर्णतः निराश हो जाता है। पक्षी कहीं जा छिपता है। जब संपूर्ण प्रकृति में तांडव मचा रहता है, आकाश पूर्ण रूप से क्रोधित नजर आता है। इसी विषम स्थिति में उषा फिर से लालिमा से भर उठती है। कवि का मानना है कि आकाश कितना भी गरजे तर्जे, चिड़ियों का कलरव गूंजता ही है। भले ही कितनी ही तेज हवाएं चल रही हों, फिर भी चिड़िया अपने घोंसले के निर्माण के लिए चोंच में तिनका दबाए अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाती है। चाहे उस आंधी में से घोंसला अनेक बार नष्ट हो चुका हो, पर चिड़िया उसे बनाती ही है। वह हिम्मत नहीं हारती है, क्योंकि निर्माण का सुख नाश से हुए दुख से कहीं बड़ा होता है। सृष्टि का यह शाश्वत नियम है कि प्रलय के नीरव और सन्नाटे में सृजन के नए गीत गूंजते हैं। अस्तु नीड़ का निर्माण फिर कविता में कवि की आशावादी और आस्थावादी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं। कविता के माध्यम से कवि ने सिद्ध किया है कि सृष्टि का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि नाश और निर्माण का क्रम सतत चलता ही रहता है।
तो ये रहा कविता का सारांश। अब अगले क्रम में हम लोग कविता के उद्देश्य को देखेंगे। इस कविता में कवि के आस्थावादी दर्शन की झलक स्पष्टता दिखाई दे रही है। वह मनुष्यों को यह समझाना चाहते हैं कि सुख और दुख जीवन के अस्थायी अंग है, पर दोनों की उपस्थिति अस्थायी है। उन्होंने एक चिड़िया के तूफानी बादलों के बीच मधुर गान करते हुए उड़ने का उल्लेख करके तूफानमयी रात्रि के पश्चात पूर्व दिशा से उषा काल के मुस्कुराते हुए आगमन का दृश्य दिखाकर हमारे अंदर साहस भरा है। कवि कहते हैं कि प्रत्येक विनाश के बाद निर्माण का होना एक चिरंतन अर्थात हमेशा रहने वाली प्रक्रिया है। अतः हमें दुखों से घबराना नहीं चाहिए, अपितु धैर्यपूर्वक परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। अब हम लोग कविता हमें क्या संदेश देती है उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। वैसे तो हम लोग जब इसका प्रतिपाद्य स्पष्ट किए तो उसमें संदेश का भी स्पष्टीकरण हो चुका है। फिर भी बच्चों आप लोगों के लिए ज़्यादा नहीं, 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस में प्रस्तुत कविता में कवि के आशावादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई है। कविता का केंद्रीय भाव यह बताता है कि दुख के बाद सुख, असफलता के बाद सफलता एवं विनाश के बाद निर्माण अवश्य होता है। अतः हमें परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए और निराश न होकर आशावान बने रहना चाहिए। तो ये हम लोगों ने अभी तक हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित रचना की हुई नीड़ का निर्माण फिर कविता पर विचार किया। उसको हम लोगों ने विभिन्न बिंदुओं पर देखा। उस क्रम में हम लोगों ने रचनाकार का परिचय, कविता का परिचय, कविता का मूल प्रतिपाद्य, कविता का सारांश, कविता का उद्देश्य और कविता का संदेश देखा। हाँ, आप लोग को पुनः एक बार याद दिलाऊं कि स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। कवि का परिचय स्मृति संकेत के रूप में, पाठ का शब्दार्थ तथा कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर दिए गए हैं जिसे आप लोग कॉपी में उतार कर तैयार करेंगे। और आपके जानकारी के लिए बताऊं कि ये जितने बिंदुओं पर हम लोगों ने बात किया ये सभी के सभी आपके रचनामूलक प्रश्न हैं। इसे भी कोशिश करेंगे वीडियो रोक करके लिखने का, ताकि आपके परीक्षा में वो उपयोगी साबित हो सके। और पाठ को ध्यान से 3-4 बार शुद्ध उच्चारण के साथ जो है पढ़ेंगे, अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। खड़ी हिंदी में है, कोई दिक्कत नहीं है। तथा वीडियो को 2-3 बार ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, ताकि फिर वही बात, कविता इसलिए तैयार करनी आवश्यक है क्योंकि परीक्षा में इसी पर प्रश्न पूछेगा और परीक्षा की दृष्टि से तैयार करना है, क्योंकि अंतोगत्वा हम सभी को परीक्षा में बैठना है। आज के वीडियो को यही समाप्त करता हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद।